के। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण हम देख चुके हैं। वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और आश्रित चर के सारे अवकल गुणांकों की घात रैखिक होनी चाहिए। घात एक होनी चाहिए आश्रित चर की और आश्रित चर के सारे अवकल गुणांकों की, तब हम उसे कहते हैं द्वितीय रैखिक अवकल समीकरण। और ऑर्डर भी हमने यहाँ फिक्स कर रखा है, कितना है, सेकेंड ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे और बाद में उसके सॉल्यूशंस किस टाइप से निकालेंगे वो देखेंगे। तो समीकरण की जनरल फॉर्म क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर की है d2y/dx स्क्वायर। हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा आपके पास ये प्लस t dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसे कहते हैं हम द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि p, q और r क्या है। p, q और r यहाँ पर क्या हो सकते हैं। p, q, r x के फंक्शन हो सकते हैं, y के फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट ही होंगे। क्या होंगे यहाँ p, q, r, बताइए जल्दी से। p, q, r यहाँ पर किसके फलन होंगे। अब तक आपने जो भी पढ़ा उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि p, q, r यहाँ पर क्या होने चाहिए। यस कविता, और बाकी बच्चे जवाब दीजिए। सब x के फलन, x, y, z, z तो है ही नहीं गजराज, यहाँ पर z तो हमारे पास है ही नहीं। एक आश्रित है और एक स्वतंत्र है। अब वापस आप आ जाइए अपने एक आश्रित पर। चैप्टर नंबर 5 में हमने एक से ज्यादा आश्रित चर पढ़े क्योंकि हमने वहां युगपत अवकल समीकरण पढ़ी। तो अब हमारे पास वापस से एक ही समीकरण है और एक समीकरण होने का मतलब एक ही आश्रित चर है। ठीक है, तो z तो होगा ही नहीं, सिर्फ x और y। और जिसने आंसर दिया x और y दोनों के फलन है, इसका मतलब वो रैखिक अवकल समीकरण ही नहीं पढ़ी उन्होंने भाई अभी। और स्टार्टिंग से चौथी यूनिट पर हम आ चुके हैं। पिछले 4 चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रैखिक पढ़ी। फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में रैखिक पढ़ी। और बार बार मैंने आपको रैखिक का मतलब समझाया है कि अगर आश्रित चर की घात 1 से ज्यादा हो गई तो वो रैखिक नहीं होगा। और q अगर y का फंक्शन हो गया, q अगर y का फलन हुआ तो यहाँ y की घात भी 1 से ज्यादा हो जाएगी। और y की घात 1 से ज्यादा होते ही ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं रहेगी। तो इसका मतलब p, q, r y के फंक्शन नहीं होने चाहिए। r तो वैसे भी राइट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड हमेशा स्वतंत्र चर की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट हैंड साइड हमेशा स्वतंत्र चर की होती है, तो r तो x का फंक्शन ही होगा, y का बिल्कुल नहीं हो सकता। p और q हो सकते हैं क्या, तो p और q भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर q y का फंक्शन होता है तो आपके पास y की घात 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रैखिक पढ़ रहे हैं। तो जब हम रैखिक अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे पास घात रैखिक ही होनी चाहिए। और घात रैखिक केवल तभी रहेगी जब आपका q y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में कि किसका फंक्शन होना चाहिए और उसका ही फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं, दूसरे का क्यों नहीं हो सकता। तो अगर ये y का हुआ तो ये रैखिक नहीं रहेगा। सपोज q की वैल्यू हुई y स्क्वायर, q की जगह हुआ y स्क्वायर, तो ये y क्यूब बन जाएगा जो कि x आपके पास रैखिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास p और q भी y के फंक्शन नहीं हो सकते, r भी y का नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा बचा, x बचा या कांस्टेंट बचा। अब देखिए x बचा या कांस्टेंट बचा, तो ये कांस्टेंट भी नहीं हो सकते। p और q अगर आपके पास कांस्टेंट होंगे, सपोज p की वैल्यू रख दी मैंने 2 और q की वैल्यू ले ली मैंने p की 3 और q की 2। p और q अगर कांस्टेंट हुए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, d2y/dx स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस 2y, r कोई भी x का फलन। तो अब बताइए क्या आप ये वाली समीकरण हल करना नहीं जानते।
बताइए, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते आप? नहीं पढ़ी हमने ये इक्वेशन? जवाब दीजिए, क्या हमने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी? इक्वेशंस को मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रही हूँ, पहचानना सीखिए। समीकरण जब तक आप पहचान नहीं सकते कि वो किस तरीके की है, तो आप उसका हल नहीं निकाल सकते। कौन सी समीकरण है ये, क्या कहेंगे इसे? कौन सी समीकरण बोलते हैं इसे? कौन से चैप्टर में पढ़ी है हमने? कौन से चैप्टर में पढ़ी है ये इक्वेशन? बताइए, कौन से चैप्टर में पढ़ी है? चैप्टर 4 में हमने होमोजीनियस पढ़ी थी, और ये होमोजीनियस नहीं है। कहाँ है ये इटिका होमोजीनियस? बताओ, कहाँ से होमोजीनियस दिखाई दी आपको? ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। ये है अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसको हमने यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 में हमने यही इक्वेशंस तो सॉल्व की थी। यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 3 CF और PI निकाला था। d² 3d + 2 और d² 3d + 2 का तो कम से कम हजारों बार आपने CF निकाला होगा। d² + 3d + 2 y = r। कौन सी इक्वेशन है? अचर गुणांकों वाली है, यानी चैप्टर नंबर 3 है। तो अगर P और Q आपका कांस्टेंट हो जाता है तो ये चैप्टर नंबर 3 है, और ये चैप्टर नंबर 3 है, तो फिर इसकी यहाँ क्या जरूरत है अलग से पढ़ाने की? तो अलग से पढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि P और Q ना तो कांस्टेंट है, P और Q ना तो y के फलन है। P और Q केवल और केवल x के फलन होंगे। P और Q केवल x के फलन होंगे, तो ये अचर गुणांकों वाली नहीं होगी। ठीक है, अगर P और Q कांस्टेंट होते हैं तो ये अचर गुणांकों की बन जाती है, और अचर गुणांकों की n कोटि तक हमने सॉल्व कर ली, तो ये तो द्वितीय कोटि की है, तो द्वितीय कोटि की n कोटि के अंदर ही आ जाएगी, यानी ये चैप्टर 3 बन जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में मैं जो बोल रही हूँ? देखो, आपको बेटा बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, आप पहले समीकरण को पहचान करना सीखिए, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, क्या नाम है समीकरण का। समीकरण का नाम आपको पता होना चाहिए। सॉल्व करने की बात तो फिर हम बाद में करेंगे। तो ये द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, जहां P Q R केवल x के फलन होने चाहिए, ना y के होंगे ना कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हमने दोनों रीजन देख लिए। y के लेते हैं तो ये रैखिक नहीं रह पाएगी, और कांस्टेंट लेते हैं तो ये अचर गुणांकों की बन जाएगी। फिर इसको अलग से यहाँ पढ़ने का रीजन इसलिए है कि ये अचर गुणांकों वाली नहीं है, द्वितीय कोटि की तो है लेकिन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ नहीं है, वेरिएबल के साथ है। ठीक है, अब अगर ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल यहाँ पर हमने वेरिएबल तो समघात में भी पढ़ी थी। समघात में भी आपके पास अचर गुणांकों वाली नहीं थी। अगर आपको याद हो तो समघात में जो हमने जनरल फॉर्म लिखी थी वो भी आपके पास रैखिक थी, अचर गुणांकों की नहीं थी, क्योंकि यहाँ इनके गुणांक आपके पास क्या थे? केवल x के फलन। वहां भी केवल x के फलन थे, लेकिन वहां फिक्स था कि x के फलन कैसे होंगे। वहां x के फलन केवल x ही होंगे, और केवल x कैसे होंगे? जितनी बार अवकलन हुआ है उतनी ही घात से गुणा होंगे, केवल x थे। जबकि यहाँ हम x के फलन बोल रहे हैं, तो x की जगह sin x, cos x, tan x, e की पावर x, log x, x² x³ कुछ भी आ सकता है। तो ये फिर आपके पास समघात भी नहीं होगी, अचर गुणांकों की भी नहीं होगी, और ये सिर्फ हमारे पास P और Q R केवल x के फलन होंगे। तो ये बिल्कुल अलग इक्वेशन होगी अब तक जो हमने पढ़ी है उससे, और सारी ही अलग है, तभी तो हम उनको अलग अलग यूनिट्स में पढ़ रहे हैं। अगर सब एक जैसी होती तो एक ही साथ पढ़ लेते। आगे बात समझ में। चैप्टर 3 में हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा, फिर 4th में हमने होमोजीनियस पढ़ी, वो बिल्कुल अलग थी उससे। फिर हमने उसको रिड्यूस करा, तो यहाँ भी रिड्यूस करेंगे।
फिर हमने युगपत पढ़ी, वो बिल्कुल अलग थी, फिर उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की, रिड्यूस करके चेंज किया। फिर अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर द्वितीय कोटि की, तो यहाँ पी क्यू आर केवल एक्स के फलन होंगे। एक बात तो आपको ये याद रखनी, ना तो y के है ना कांस्टेंट है, केवल x के है। ठीक है, जनरल फॉर्म याद है, हो गई यार जनरल फॉर्म d2y/dx²। सेकेंड ऑर्डर का ये जो गुणांक है ये इकाई होना चाहिए जनरल फॉर्म में, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इज इक्वल टू r, जहां p q r केवल x के फलन है। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, d2y/dx² प्लस sin x dy/dx प्लस cos x y इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, अब बताइए, अभी तक आपने जितनी भी पढ़ी है, क्या उनमें से कोई सी भी ये वाली इक्वेशन है? अभी तक हमने जितनी पढ़ी हम सब चेक कर सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ी प्रथम कोटि और प्रथम घात की, तो यहाँ कोटि एक है ही नहीं। प्रथम कोटि की पढ़ी थी, यहाँ कोटि 2 है, तो ये चैप्टर 1 तो है ही नहीं। फिर पढ़ा हमने एन कोटि की अचर गुणांकों वाली, तो आप देखिए इसका और इसका गुणांक अचर नहीं है, तो ये अचर गुणांकों वाली भी नहीं, यानी चैप्टर 3 भी नहीं है। फिर हमने चैप्टर 4 पढ़ा समघात, तो समघात भी नहीं है। यहाँ x के सापेक्ष एक बार अवकलन हो रहा है, तो ये x से गुणा होना चाहिए था, sin x से नहीं, ये x² से गुणा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ x का कोई पद नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। ये समघात भी नहीं है और समघात बनाई भी नहीं जा सकती। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जिससे आप b मानकर समघात बना दें, यानी फोर्थ b। तो ये फोर्थ चैप्टर भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, और फिफ्थ का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि फिफ्थ में आपके पास युगपत समीकरण ही एक से ज्यादा थी, यहाँ एक है। तो आ गई बात समझ में कि ये चैप्टर अलग है, पिछले किसी भी चैप्टर जैसा नहीं है, और हर चैप्टर अपने आप में अलग है। हमने जितनी भी फॉर्म पढ़ी सब अपने आप में अलग थी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करने के 4 तरीके पढ़ेंगे, 6a, 6b, 6c और 6d। 6a, b, c, d 4 तरीके पढ़ेंगे, और 4 ही मेथड आपके चारों एक्सरसाइज में हैं, और टोटल आपकी यूनिट 6a से लेके 6d तक पूरी एक क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 मेथड जो पढ़ेंगे उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। चारों में आप करेंगे क्या? चारों में आप इसी एक समीकरण को हल निकालेंगे अलग अलग तरीकों से। अलग अलग तरीके क्यों? एक ही समीकरण को हल करने के लिए अलग अलग तरीके हम तब काम में लेते हैं जब पहले तरीके से काम नहीं चलता तो दूसरा, और दूसरे से नहीं चलता तो तीसरा। ऑब्वियसली हम तभी मेथड अप्लाई करते हैं जब हमारा फर्स्ट मेथड फेल हो रहा है तो सेकेंड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या है 4 मेथड? शुरू के 2 मेथडों में तो आपको चेंज करना है आश्रित चर का परिवर्तन। शुरू के 2 मेथडों में हम किसे बदलेंगे? आश्रित चर का परिवर्तन करके हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, दोनों में ही आप आश्रित चर बदल रहे हो, तो फिर आप इन्हें 2 अलग अलग मेथड क्यों कह रहे हो? क्योंकि पहले हम आश्रित चर का जब विलोपन करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो आश्रित चर का परिवर्तन हम निरीक्षण द्वारा कुछ देखकर, ट्रिक लगाकर करेंगे, और जब ये आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा मेथड, ये मेथड पूरा नहीं होगा या इस मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो फिर हम आश्रित चर का परिवर्तन डायरेक्ट करने का एक शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। पहले इस मेथड से करेंगे, जब इससे नहीं होगा तो फिर हम एक और मेथड पढ़ेंगे जहां ये मेथड इसके कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होगा। फिर आश्रित चर के परिवर्तन से काम नहीं चलेगा तो हम तीसरे मेथड में पढ़ेंगे स्वतंत्र चर का परिवर्तन। ठीक है,
और फोर्थ में आपको ना आश्रित चर को बदलना है ना स्वतंत्र चर को बदलना है, संकारक के गुणनखंड करने हैं। फैक्टर्स करके करना है। और किसके फैक्टर्स करेंगे? संकारक यानी ऑपरेटर फंक्शन ऑफ डी के। फंक्शन ऑफ डी के आप यहाँ पर क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, डी स्क्वायर पी डी क्यू। तो फंक्शन ऑफ डी के हम यहाँ पर क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे और फंक्शन ऑफ डी के फैक्टर्स कर कर फिर सॉल्व करेंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये 4 मेथड पढ़ने वाले हैं। एक ही समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग होगा। जो फर्स्ट से नहीं होगा वो सेकंड से हो जाएगा, जो सेकंड से नहीं होगा वो थर्ड से हो जाएगा, और जो थर्ड से नहीं होगा वो फोर्थ से हो जाएगा। समस्या ये होगी एग्जाम में हम इतने बड़े बड़े मेथड लगाने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि ये नहीं हो रहा। ये मेथड अपने आप में बहुत बड़ा है और इस मेथड को लगाकर कंक्लूजन लास्ट में जाके पता चले कि इससे हो ही नहीं रहा। तो देखिए एग्जाम में अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा आता है कि द्वितीय कोटि के जो समीकरण है इसका हल ज्ञात कीजिए, ठीक, तो आपको फर्स्ट सेकंड में से ही काम पे लेना है। स्वतंत्र चर के परिवर्तन द्वारा करना होगा तो ब्रैकेट में लिख कर देगा स्वतंत्र चर के परिवर्तन द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको अलग से बताएगा स्वतंत्र चर को बदल के कीजिए या गुणनखंड द्वारा कीजिए, तो वो पर्टिकुलर मेथड बताएगा कि इसके द्वारा करेंगे। और दूसरी बात, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही हमें प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा कि हम किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएंगे, क्योंकि चारों ही मेथड में समीकरण एक ही है। समीकरण एक मेथड के हिसाब से पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। इक्वेशन एक है और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास अलग अलग विधियां हैं। आगे आपको बात समझ में क्या कहना चाह रही हूँ, हमने चैप्टर 1 के अंदर 6 मेथड पढ़े, लेकिन 6 मेथड पढ़े तो हमने पहले पहचान की कि हम ये मेथड लगाएं या ये लगाएं या ये लगाएं। यहाँ पहचान नहीं करनी, एक ही समीकरण है पूरे चारों पार्ट में। 6A B C D सब में एक ही समीकरण, एक जैसी समीकरण का हल निकालना है। अलग अलग तरीकों से निकालना है क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन है। तो हम पहले 2 मेथडों में आश्रित चर को बदलेंगे, तीसरे मेथड में स्वतंत्र चर को बदलेंगे और चौथे मेथड में हम गुणनखंड करके हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, d2x upon dt y square dx square d dy upon dx plus qy is equal to r, ये जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म में पूरी चैप्टर के अंदर आपको इक्वेशन मिलेंगी जिनके सॉल्यूशन हम 6A B C D में निकालेंगे। बताइए यहाँ तक ठीक है? आगे समझ में कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, फिर हम फर्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं कि हम पहला मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, आश्रित चर का परिवर्तन करके हम पहली विधि से कैसे हल करेंगे। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, देखिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। मेथड थोड़े बड़े हैं लेकिन जब हम सिस्टमैटिक करेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएंगे। थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है और प्रोसीजर को फॉलो जब करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, बता दिया स्टार्टिंग में मैंने, प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको आप तरीके से एक एक करके काम करेंगे तो हल हो जाएगा। ठीक है, पहले मेथड में आश्रित चर का परिवर्तन कर रहे हैं और आश्रित चर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, y। आश्रित चर का परिवर्तन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निरीक्षण द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम PQR को अलग करके, मतलब PQR छांट लेंगे समीकरण में से। dy अपॉन dx का गुणांक P, y का गुणांक Q और राइट हैंड साइड R। PQR आपने छांट लिए,
फिर हम सबसे पहले निरीक्षण द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल ज्ञात करेंगे। अब ये निरीक्षण कैसे करेंगे? निरीक्षण हमें पी और क्यू से करना है, उसकी आपके पास रूल्स हैं, वो रूल्स हम अभी लिखेंगे कि हम ये नियमों को संतुष्ट करके निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू अगर 0 हो रही है, निरीक्षण करा, किसका? चेक किया। निरीक्षण करने का मतलब चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि ये जो p है और ये जो q है, इसको हमने 1 के साथ अगर जोड़ा, 1 प्लस पी प्लस क्यू करा और हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। 1 प्लस पी प्लस क्यू से अगर मान 0 होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का एक भाग हम डायरेक्ट मान के लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x। आपने सिर्फ निरीक्षण कर लिया और उससे आप आंसर लिखेंगे पूरक फलन का मान e की पावर x। CF का मान क्या लिखेंगे? e की पावर x। ये पर्टिकुलर निरीक्षण द्वारा निकाला गया है, डेरिवेशन से निकाला गया है कि अगर ये वैल्यू 0 होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है e की पावर x आता है। तो आपको निकाल के नहीं दिखाना कि कैसे आता है, आपको सिर्फ निरीक्षण करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। ऐसे ही 1 माइनस पी प्लस क्यू अगर 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर माइनस एक्स होता है। p प्लस क्यू एक्स 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हम निरीक्षण से कैसे निकालेंगे, ये हम बाद में अभी निरीक्षण के नियम लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है u। ठीक है, क्या मान लिया मैंने? माना निरीक्षण द्वारा प्राप्त CF का एक हल u है। ठीक है, जो e की पावर x मिला या x मिला या x स्क्वायर मिला या कुछ और मिला, मुझे जो भी निरीक्षण से, देखने से, चेक करने से जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला उसे मैंने क्या मान लिया? u मान लिया। कैसे मिलेगा वो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए और वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निरीक्षण से निकालेंगे, किसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से नहीं निकालेंगे। यहाँ सहायक समीकरण नहीं लिख सकते क्योंकि इनके गुणांक अचर नहीं है, तो हम सहायक समीकरण नहीं लिखेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे PQR पर और ऑब्जर्वेशन से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक सॉल्यूशन निकालेंगे। और वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, बाद में बताऊंगी कैसे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वो बहुत ही आराम से आप देख लेंगे, इजी है। तो ऑब्जर्वेशन कर कर हम सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्व का डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। अभी एट अ टाइम मैंने मान लिया कि मुझे ऑब्जर्वेशन से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला उसका एक हल u है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मैंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने से मुझे CF जो भी मिला उसको मैंने एज्यूम कर लिया u, मान लिया u। ठीक है, e की पावर x मिला या x मिला या x स्क्वायर मिला या माइनस x मिला, जो भी मिला उसको मैंने अभी क्या मान लिया? u मान लिया। जल्दी से बताइए, ये बात आ गई समझ में? निरीक्षण कैसे करेंगे ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी क्या मान रखा है कि निरीक्षण से जो हल मिला वो u है। निरीक्षण से जो हल मिला वो u है। निरीक्षण से आपको केवल CF का हल मिलेगा और वो u है। u किसका फलन है? जल्दी से बताइए। u अगर मैंने लिखा तो u जो निरीक्षण से मिला u, वो u किसका फलन है? किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, पहले इसलिए माना, पहले निकालेंगे जब क्वेश्चन करेंगे बेटा, जब क्वेश्चन करेंगे तो पहले u का मान ही निकालेंगे। जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो ऑब्वियसली पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u का मान ही निकालेंगे और ऑब्जर्व कर कर निकालेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, हम ऑब्जर्व के जो फॉर्मूले हैं वो लास्ट में लिखेंगे।
ये ऑब्जर्व करने से ये रिजल्ट आया, ये ऑब्जर्व करने से ये रिजल्ट आया, तो वो आपको डायरेक्टली तो लिखना है आंसर। और जब डायरेक्ट आंसर लिखना है तो अभी मैं कोई पर्टिकुलर केस तो नहीं ले रही ना, अभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं ले रही, तो मैं u कैसे लिख दूं, e की पावर x है, या u कैसे लिख दूं x है। अभी आप u कैसे लिख सकते हैं, u की वैल्यू, अभी आप u की कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन नहीं है, अभी जनरल फॉर्म है। हम जनरल फॉर्म से सॉल्यूशन निकालना देख रहे हैं, तो जनरल तरीका ही काम में लेना पड़ेगा। u का मान ऑब्जर्वेशन से आएगा, और ऑब्जर्व आप तभी तो करवाओगे जब आपको p और q पता होंगे। बिना p और q के आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बताओ मुझे, कैसे पता लगाओगे कि e की पावर x आया, x आया, नहीं पता लगा सकते ना। ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास p और q की मान होने चाहिए, और वो मान आपको समीकरण में मिलेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसीलिए मैंने इनिशियली u मान के चल लिया कि शुरू में ही क्यों मान लिया भाई, और कोई चारा नहीं है ना हमारे पास। हम p और q को बिना p और q की वैल्यू के कैसे ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए होना भी तो चाहिए। किसे देखना है, मान ही नहीं है तो देखोगे क्या आगे। मैं अभी लिख देती हूँ फॉर्मूले, लेकिन आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करोगे जब आपके पास p और q है ही नहीं। ठीक है, तो हमने अभी क्या एज्यूम करा कि p और q कुछ भी हो, उनके ऑब्जर्वेशन से जो आपके पास CF आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है, वो कोई सा भी CF मैंने u लिख दिया, जो भी आएगा उसे u की फॉर्म में उसे u लिख दिया, u मान लिया, तो u किसका फंक्शन हुआ, x का फंक्शन हुआ, स्वतंत्र चर का फलन हुआ। ठीक है, तब ठीक है, अब हमें क्या करना है, आश्रित चर का परिवर्तन करना है। आश्रित चर का परिवर्तन करने के लिए फिर से मैंने क्या माना, अब माना समीकरण एक का पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर uv है। देखिए, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑब्जर्वेशन से निकाला, और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u के साथ इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन ही मान लिया, y बराबर uv। समीकरण का हल निकालने के लिए समीकरण का हल मानकर चल रहे हैं कि इस समीकरण का हल uv है, इस समीकरण का हल uv है। तो हल का मतलब होता है आश्रित चर का मान। जब आप किसी का भी हल निकालते हैं समीकरण का, तो हल में आप क्या निकालते हैं, हल में आप निकालते हैं आश्रित चर का मान, और मेरा आश्रित चर है y, तो मैंने क्या मान लिया कि y का मान uv है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर uv है। ठीक है, अभी आप बीच में कुछ भी मत पूछना, एक बार जो मैं बोल रही हूँ उसको पूरा सुन लेना। सबसे पहले ऑब्जर्व करके u निकाला, u निकालने के बाद समीकरण एक जिसका हमें हल निकालना था, उसी का हमने पूर्ण हल मान लिया। पूर्ण हल मानकर हम इसका वास्तविक हल निकालेंगे। हमने इसका पूर्ण हल मान लिया y बराबर uv। ठीक है, अब u तो आपको पता है, ऑब्जर्व से आप निकाल चुके हैं पहले, और u हमारे पास x का फलन है, तो ये तो x का फलन हो गया, तो आप इसे तो छोड़िए क्योंकि ये तो स्वतंत्र है। y को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, v से। ठीक है, अगर u x का फलन है तो फिर y बराबर v नया चर हमने जो काम में लिया वो किसकी जगह काम में लिया, y की जगह। जैसे ही आप y बराबर uv पूर्ण हल मानते हैं, तो इसका मतलब हुआ आपने आश्रित चर का y का परिवर्तन कर दिया v में। जैसे ही हम पूर्ण हल मानते हैं uv, उसका मतलब हुआ हमने y का परिवर्तन कर दिया v में। आश्रित चर y को नए आश्रित चर v से बदल दिया। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर पूर्ण हल आपने y बराबर uv माना है, तो ये हल समीकरण एक को संतुष्ट करना चाहिए। जब आप हल मान ही रहे हो तो वो हल समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये तो नियम है।
कि अगर सॉल्यूशन बोल रहे हो आप इसका इक्वेशन 1 का, ये समीकरण 1 का हल है, तो ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो संतुष्ट करा दीजिए। y की जगह क्या रख दीजिए, u भी रख दीजिए। y की जगह हम u भी रखेंगे तो u v का 2 बार अवकलन, y की जगह u भी रखेंगे तो u v का 1 बार अवकलन होगा। जैसे समीकरण 1 में हल हम संतुष्ट कराएंगे तो y की जगह हमें u भी रखना पड़ेगा, और जब हम y की जगह u भी रखेंगे तो पहले पद में u v का 2 बार और दूसरे पद में u v का 1 बार अवकलन होगा। तो वहां रखकर अवकलन कीजिए या यही अवकलन कर कर रखिए, एक ही बात है। तो हम यही अवकलन कर देते हैं। y का अवकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष पूरी समीकरण का अवकलन करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx, y का हो गया। u किसका फलन है, x का, और x का फलन है तो x के फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा आराम से। अभी हम क्या लिख रहे हैं, हमने u को रखा, v का अवकलन किया dv अपॉन dx, और v को रखा, u का अवकलन किया du अपॉन dx। इसका मान आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ du अपॉन dx नहीं आएगा, क्वेश्चन में du अपॉन dx की वैल्यू आएगी, क्योंकि u की वैल्यू होगी आपके पास। आ रही है बात समझ में, जब क्वेश्चन करेंगे तो u की वैल्यू होगी। अभी तो हमने u देके चल रहे हैं, लेकिन बाद में u की वैल्यू मिलेगी, सबसे पहले u मिलेगा, और जब u मिलेगा तो du अपॉन dx भी मिलेगा। डेरिवेटिव नहीं लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव ही रहेगा क्योंकि हमें v नहीं पता। पूर्ण हल हमने ये माना जरूर है, लेकिन आप देखिए अब आपको इस पूर्ण हल में निकालना क्या है। इस पूर्ण हल में u चाहिए और v चाहिए, तो u तो हम ऑब्जर्वेशन से पहले ही निकाल चुके। अब हमारा काम है v का मान निकालना, और v का मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस हल को समीकरण में रख रहे हैं, यानी आश्रित चर y को v से चेंज कर रहे हैं। कर दिया, एक बार अवकलन, दोबारा अवकलन कीजिए, y का दोबारा अवकलन हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, u को रखा, v का अवकलन d2v अपॉन dx स्क्वायर, और dv अपॉन dx को रखा, u का अवकलन du अपॉन dx। ठीक है, dv अपॉन dx को रखा, u का किया, और u को रखा dv अपॉन dx का किया। यहाँ देखिए du अपॉन dx को रखेंगे, v का अवकलन dv अपॉन dx, यही पद दोबारा आ जाएगा, प्लस, और v को रखा du अपॉन dx का d2u अपॉन dx स्क्वायर। समीकरण 3 में भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि v नहीं है हमारे पास, हमने v को रिप्लेस किया है y की जगह। अब देखिए समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान, 3 से dy का मान, और 4 से d2y का मान। 2 से y का मान, 3 से dy अपॉन dx का मान, और 4 से d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। जैसे आप 1 में रखेंगे क्या परिवर्तन होगा, y की जगह रखेंगे u भी, dy अपॉन dx की जगह ये दोनों पद रखेंगे, और इसकी जगह ये तीनों पद रखेंगे, तो y का एलिमिनेशन हो गया। जैसे ही आप ये सारे मान रख दोगे तो देखो राइट साइड में y कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा ना। जैसे ही हम इक्वेशन 1 में रखेंगे y का एलिमिनेशन हो जाएगा, y की जगह नया आश्रित चर v आ जाएगा। रख रहे हैं मान, समीकरण 1 में 2, 3 व 4 से मान रखने पर ठीक है, 2, 3, 4 से मान रखने पर क्या आएगा, d2y की जगह रखा मैंने u
डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो रख दिया पहले पद का। दूसरा पद p से गुणा हो रहा है तो p से गुणा करके लिखेंगे p u डी वी अपॉन डी एक्स v डी यू अपॉन डी एक्स, और तीसरा पद q से गुणा हो रहा है और y की जगह u v और इज इक्वल टू r रख दिया हमने समीकरण एक में 2 3 4 से मान। और अब आप इस समीकरण को प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। प्रॉपर फॉर्म इन द सेंस कि पहले d2v का पद, फिर dv का पद और फिर v का पद, पहले सेकंड डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर v की टर्म। तो d2v का एक ही पद है, d2v का एक ही पद है, पहला पद d2v अपॉन dx स्क्वायर। dv के पद देखिए कौन कौन से हैं। dv का पद ये रहा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, दो पद है तो आ गया 2 du अपॉन dx प्लस pu dv अपॉन dx, pu और dv अपॉन dx दोनों में कॉमन। और v की टर्म देखिए कौन कौन सी हैं। v की टर्म है d2u अपॉन dx स्क्वायर, ये v का पद है, ये v का पद है और ये v का पद इज इक्वल टू r। ठीक है, समीकरण एक में मैंने y dy d2y तीनों के मान रखे और y की जगह v आ गया, dy की जगह dv आ गया और d2y की जगह d2v आ गया। देखिए d2v आ गया, dv आ गया और v आ गया। ठीक है, ये सारा x का फलन है, u x का फलन है, p x का फलन है और du अपॉन dx भी x का फलन आएगा। अब फलन करोगे x का x के सापेक्ष, ये x का, ये x का, ये x का, ये पूरा ब्रैकेट x का। तो अब आपके पास समीकरण एक रिड्यूस हो गई समीकरण 5 में, और इस 5वीं समीकरण को देखिए क्या चेंज नजर आ रहा है। 1 और 5 में कौन सा चर का परिवर्तन हुआ? बताइए 1 और 5 में कौन से चर का परिवर्तन नजर आ रहा है? भाई 1 में आपके पास दो ही तो चर हैं, x और y। गजराज p और q क्या है बेटा? इक्वेशन 1 में कौन से दो चर नजर आ रहे हैं? इक्वेशन 1 में दो चर x और y नजर आ रहे हैं और इक्वेशन 5 में हमें दो चर v और x नजर आ रहे हैं। मैंने बोला du अपॉन dx का मान मिलेगा, तो du अपॉन dx u आश्रित नहीं है, u स्वतंत्र है, u कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x की फॉर्म में आएगा यानी स्वतंत्र है। u स्वतंत्र है, u स्वतंत्र है तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो दो चर यहाँ x और y थे तो दो चर यहाँ v और x हैं। आश्रित चर y की जगह आश्रित चर v हो गया। ठीक है, और जैसे ही हम इस आश्रित चर y को v से रिप्लेस करेंगे, ये वाली टर्म की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। ये वाली टर्म की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। जब भी आप आश्रित चर का इस मेथड से चेंज करेंगे, जैसे कि y dy और d2y की वैल्यू रखेंगे, तो समीकरण ये जो आएगी, इस समीकरण में v का पद 0 होगा और होगा। v की टर्म यहाँ 0 होगी। ये जो v का गुणांक आपको मिल रहा है, ये गुणांक हर बार आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। v का ये पद 0 होते ही v का गुणांक 0 होगा। ठीक है, और v का गुणांक जब 0 होगा तो आपके पास इक्वेशन देखिए क्या बचेगी, u d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस इस u का भी मैं भाग दे रही हूँ 2 अपॉन u du अपॉन dx प्लस p
dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, v का गुणांक 0 होगा और v का गुणांक 0 कर दिया हमने और हमारे पास ये टर्म बची, छोटी सी इक्वेशन आ गई। अब देखिए अभी भी ये सेकंड ऑर्डर की है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, सेकंड ऑर्डर की है, सिर्फ आश्रित चर बदल दिया, y से v हो गया। और जब आश्रित चर y से v हुआ तो क्या बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट हुआ कि v का गुणांक 0 हो गया और हमारे पास सेकंड ऑर्डर की जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में v की टर्म नहीं है, v की टर्म नहीं है तो यहाँ से हम इस सेकंड ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। यहाँ हम अब क्या करेंगे, आगे आगे हम इस समीकरण को द्वितीय कोटि से प्रथम कोटि की बनाने के लिए dv अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव को, dv अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव को किसी और से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल P से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये P अलग है, हम यहाँ किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कैपिटल P से। dv अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर मैं p लिखती हूँ तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अवकलन कर दो इसका, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा dp अपॉन dx। v का पद 0 नहीं होता तो हम डेरिवेटिव को चेंज नहीं कर पाते, v का पद 0 हो गया तो अब आपके पास v का कोई पद नहीं है, dv का है और d2v का है, तो dv अपॉन dx की जगह मैंने क्या रख दिया, p रख दिया। अब आप देखिए अगर आप प्रथम अवकलज की जगह केवल p रख रही हैं तो द्वितीय अवकलज की जगह dv अपॉन dx आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया और समीकरण 5 हमें किस फॉर्म में मिल गई, समीकरण 5 मिल गई हमें dp अपॉन dx, ठीक है, प्लस यहाँ कोई आपके पास फंक्शन ऑफ x होगा तो मैं उसको लिख देती हूँ 5x t और ये हो गया हमारे पास sin x। अब देखिए समीकरण 5 रिड्यूस हो गई समीकरण 6 में और अब आपके पास समीकरण 6 का हल कौन से मेथड से निकालेंगे, समीकरण 6 कहाँ पहुंच गए, अब हम जल्दी से बता दीजिए समीकरण 6 पर कहाँ पहुंच गए हम, समीकरण 6 आते ही कौन से चैप्टर पर पहुंच गए हम, रिड्यूस करते करते कहाँ पहुंच गए हम, यस अक्षिता, बर्नौली क्यों है प्राची, राइट हैंड साइड में बर्नौली क्यों है, राइट हैंड साइड में आश्रित चर नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड स्वतंत्र है। समीकरण 6 बन गई हमारी प्रथम कोटि प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर ई, प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण बन गई जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हो सकता है आपके पास जब आप कन्वर्ट करें तो ये रैखिक की जगह सेपरेशन मेथड से और भी छोटी हो जाए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, सेपरेट हो जाए, p के पद अलग और x के पद अलग, ठीक है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि हम यहाँ जब पहुंचे तो समीकरण 6 पूर्व विधियों द्वारा हल की जा सकती है, ठीक है। हो सकता है जब v का पद 0 हो तो समीकरण 5 भी आपके पास ऐसी बन जाए जिसे आप वहीं पर पूर्व विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। तो v का पद 0 होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे ही हमने आश्रित चर का परिवर्तन किया नए आश्रित चर v से, तो एक बात ध्यान रखनी है कि नए आश्रित चर v से बदलने के बाद समीकरण में v का पद 0 होना चाहिए। जब v का पद 0 होगा तब आपके पास जो समीकरण आएगी द्वितीय कोटि की, वो समीकरण वहीं पर पूर्व विधियों द्वारा हल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती तो आप उस सेकंड ऑर्डर को कन्वर्ट कीजिए फर्स्ट ऑर्डर में, ये मानकर। अगर यही सॉल्व हो जाती है तो कोई कन्वर्सेशन नहीं करना, v का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं सॉल्व हो रही है तो फिर से हमें इसे चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में।
और फर्स्ट ऑर्डर में चेंज करने के बाद तो डेफिनेटली ये सॉल्व होगी ही होगी। समीकरण 6 प्रथम कोटि प्रथम घात की समीकरण है, जिसका हल चैप्टर नंबर 1 के किसी भी मेथड से जो इस पर फिट होगा उस मेथड से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब आप छठी समीकरण का हल निकाल लेंगे तो हल निकलेगा किसका, किसका मान आएगा? छठी समीकरण से मान किसका आएगा? अगर हम इसे पूर्व विधियों द्वारा हल करते हैं तो मान किसका आएगा? यस, आश्रित चर p का मान आएगा। यहाँ ये कैपिटल P आपका आश्रित चर है, तो यहाँ हमारे को किसका मान मिलेगा? कैपिटल P का मान मिलेगा। ठीक है, हमारा आश्रित चर y था, हमें वापस y तक पहुंचना है तो एलिमिनेशन करते जाइए। कैसे एलिमिनेशन करेंगे? सबसे पहले यहाँ से p का मान निकाल लेंगे। जब आपके पास यहाँ से p का मान आएगा तो इस p के मान को आप कहाँ रखेंगे? जहाँ p माना था वहां पहुंचिए। यहाँ माना था ना p के मान को जब आप यहाँ रखेंगे तो फिर से समीकरण बनेगी, फिर से एक कोटि की समीकरण बनेगी। भाई एक कोटि की है ना, आपने एक ही 2 बार समाकलन किया, जबकि आपकी समीकरण कितनी कोटि की थी? 2 की, तो 2 बार समाकलन होना चाहिए। तो 2 बार समाकलन कैसे होगा? यहाँ एक बार समाकलन कर लिया, p का मान निकाल दिया और इस p के मान को यहाँ रख दिया। इस p के मान को जब यहाँ रख दिया तो ये p का मान यहाँ रखने पर ये वापस से प्रथम कोटि और प्रथम घात की चैप्टर नंबर 1 की समीकरण बन गई। p का मान किस फॉर्म में आएगा? x की फॉर्म में आएगा। जब आप p का मान यानी x का फलन यहाँ रखेंगे तो ये राइट साइड x की बनेगी, dx को यहाँ लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे सेपरेशन मेथड से। दूसरी बात, और यहाँ से किसका मान आएगा? देखिए यहाँ से तो हमें वैल्यू मिलेगी p की, यहाँ जब p का मान रख देंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? v की, और जैसे ही v की वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ v की जगह। u पहले ही निकाल चुके निरीक्षण से, v अब निकाल लिया, और v का मान जब निकल गया तो इस v का मान और u का मान रखते ही y का मान आ गया, और y का मान भी मुझे चाहिए था। तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, सिस्टमैटिक करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले हम जनरल फॉर्म देखेंगे, PQR छाटेंगे। PQR छाटने के बाद P और Q का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद U निकालेंगे। U होता है x का फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस x के फलन को लेते हुए समीकरण का पूर्ण हल आपको हर बार y बराबर uv मानना है। y बराबर uv में आपको u पता है, v नहीं पता, v का मान निकालना आगे हमारा एम है। y बराबर uv अगर हमने पूर्ण हल माना है तो ये हल समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिसके लिए हम y का प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज यहीं पर निकाल कर समीकरण में रख देंगे। जैसे ही हम y फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को गिवन इक्वेशन में रखेंगे तब हमारी इक्वेशन y की जगह नए आश्रित चर v से रिप्लेस हो जाएगी। स्वतंत्र हमने एक बार भी नहीं बदला, स्वतंत्र शुरू से x चल रहा है, लास्ट तक x है। हमने आश्रित चर y को पहले v में चेंज किया, और जब आश्रित चर y को v में चेंज किया तो जो नई समीकरण आएगी v और x में, उस समीकरण में v का पद शून्य होना चाहिए। v का पद शून्य होगा तो वो सेकंड ऑर्डर की x और v में डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये आपके पास द्वितीय कोटि की समीकरण x और v में है, आश्रित चर v और स्वतंत्र चर x है। या तो इसका सॉल्यूशन यहीं पर निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल चैप्टर नंबर 3 से, इसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 से या चैप्टर नंबर 4 से यहीं पर अगर निकल जाता है तो v का मान डायरेक्ट आ गया, उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए 2 में, हो गया काम कंप्लीट। नहीं निकलता तो हम इस सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, 2 बार समाकलन करेंगे, लेकिन 2 बार समाकलन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? पहले द्वितीय कोटि से प्रथम कोटि बनाएंगे। प्रथम कोटि बनाने के लिए आप इसके प्रथम अवकलज को dp/dx को किसी p से रिप्लेस करेंगे तो सेकंड ऑर्डर हो गया dp/dx फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट, और जैसे इन दोनों की वैल्यू हम 5 में रखेंगे तो समीकरण 5 नई समीकरण बन जाएगी 6, जिसका आश्रित चर फिर से बदल गया, v की जगह p हो गया।
आश्रित चर फिर से v की जगह p हो गया, तो अब समीकरण 6 p और x में है। p और x में प्रथम कोटि प्रथम घात की है, जिसका हल हम चैप्टर 1 वाले मेथड से निकालेंगे। यहाँ से p का मान x के पदों में आएगा और उस p के मान को यहाँ रखकर वापस ये प्रथम कोटि प्रथम घात की बनेगी v और x में, और v और x में बनेगी तो फिर से हम चैप्टर 1 का फॉर्मूला लगाकर v का मान x के पदों में निकालेंगे और फिर v का मान जो x के पदों में आएगा उसे यहाँ रखेंगे, तब जाके लास्ट में फाइनली हमारे आश्रित चर y का मान आ जाए। तो ये प्रोसीजर है जिसमें अभी निरीक्षण करना हमारा बच रहा है। तो निरीक्षण का काम इजी है, उससे आप नहीं डरिएगा। निरीक्षण का तो फॉर्मूला है, खाली रखना है और निकालना है। तो निरीक्षण हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर आपको समझ में आया क्या है, क्या प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये अभी डेरिवेशन है, वो भी मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बुक में तो बड़ा अच्छा सा लंबा चौड़ा डेरिवेशन, तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में इस डेरिवेशन को करके समझाया कि प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बताइए जरा कि आया समझ में। अभी क्वेश्चन करेंगे जब हम और अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर आ गया समझ में बेटा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करके u, देन मानेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन uv, और फिर उसे सेटिस्फाइड कराकर चेंज करेंगे। v का गुणांक 0 होगा, कुछ कुछ आ गया, पूरा आ जाएगा जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे वो कल देखेंगे। आप अभी सिर्फ एक बार ये जनरल इक्वेशन लिख लीजिए और ये पूरा आप एज इट इज उतारिएगा, पीडीएफ में से उतार लीजिए, है ना। तो देखिए हेडिंग डालिए यूनिट 4, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण लिखिए। समीकरण लिख लो, एक वाली और एक डाल देना उसमें। समीकरण p2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल्स टू r। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है जहां p, q तथा r केवल x के फलन है। जहां p, q तथा r